Good morning, students. How are you all? So, I'm going to explain the remaining chapter of equality. We'll discuss about the ideologies, theories, है ना? Marxism and liberalism are two important political ideologies of our times. जो ये two important ideologies है, that is called Marxism and liberalism. Marxism जो कार्ल मार्क्स थे वो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, बहुत इम्पॉर्टेंट 19th सेंचुरी के पॉलिटिकल थिंकर्स थे. इनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी. इक्वलिटी को लेके इन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है, प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से इतनी इनइक्वलिटी प्रिवेल्ड है. अगर प्राइवेट ऑनरशिप ख़त्म कर दी जाए और स्टेट इंटरवीन करे तो हो सकता है कि इनइक्वलिटी थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए. इसके अगेंस्ट जो लिबरलिज्म है, लिबरलिस्ट जो थ्योरिस्ट थे वो ये मानते थे कि जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको फेयर कंपटीशन हो और वो अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो चीज़ भी एक्वायर करे, डिज़ायर्ड गोल अचीव करे, वो अपने एबिलिटी के बेसिस पे करे. तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज़ हैं, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म. तो यही हम बताने जा रहे हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. मार्क्स जो थे एक इम्पॉर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर्स थे. उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो रूट काज है एंट्रेंच्ड इनइक्वलिटी वाज प्राइवेट ऑनरशिप. वो कहते थे कि जो एंट्रेंच्ड होता है फर्मली एस्टेब्लिश्ड. एंट्रेंच्ड फर्मली एस्टेब्लिश्ड. ठीक है. जो एंट्रेंस्ड इनइक्वलिटी है, जो फर्मली एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, उसका रूट काज उन्होंने बताया था प्राइवेट ऑनरशिप. किस वजह से है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से है. जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो कहते हैं कि इनइक्वलिटी प्रिवेल्ड है. He pointed out that the such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it also gave them political power. He pointed out that such private ownership did not only make the class of owner wealthy, it also gave them political power. कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि प्राइवेट ऑनरशिप से क्या होता है, जो प्राइवेट ऑनरशिप है जिनके पास है वो और ज़्यादा वेल्दी होते हैं, और वेल्दी होने की वजह से वो पॉलिटिकल पावर को भी क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं. पॉलिटिकल पावर, भाई आप देखोगे जनरली, आप देखो जितना ज़्यादा पैसे वाला हो उसके पास राजनीति में कोई ना कोई मेंबर होगा. छोटा मोटा आदमी तो राजनीति में जा नहीं सकता. बहुत इलेक्शन में ये एक्सपेंडिचर्स और यही रिलेशंस वो रिलेशंस. तो वो यही कहते हैं कि इनइक्वलिटी प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से, और जो प्राइवेट ऑनरशिप है वही वेल्दी है, और जो वेल्दी पर्सन है उसी के पास पॉलिटिकल पावर है. ठीक है. Such power enables them to influence state policies and laws, and this could prove a threat to democratic government. अब वो कहते थे कि भाई वेल्दी पर्सन पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर लेता है, और यही जो इनकी पॉलिटिकल पावर है वो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट में जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे, जो भी लॉ बनेंगे, वो किसके फेवर में बनाएंगे, वो खुद के फेवर में बनाएंगे. तो ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक थ्रेट हो सकता है, एक डेंजर हो सकता है कि प्राइवेट जो ऑनरशिप है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, जो वेल्दी भी है, जो पॉलिसी बनाएगा तो वो अपने फेवर में बनाएगा. तो हो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, थ्रेट हो सकता है. Marxists and socialists feel that economic inequality provides support to other forms of social inequality such as differences of rank and privileges. जो मार्क्सिस्ट थे, जो मार्क्सिज्म थ्योरी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो सोशलिस्ट थे वो फील करते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, वो क्या करती हैं,
दूसरी सोशल इनइक्वलिटी को सपोर्ट करती हैं, जो सोसाइटी में फैली है सोशल इनइक्वलिटी उसको सपोर्ट करती हैं। किस बेसिस पे? डिफरेंसेस ऑफ रैंक के बेसिस पे, प्रिविलेज के बेसिस पे। Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunity and try and ensure public control over essential resources and forms of property. तो वो कहते हैं इसीलिए इनइक्वलिटी को सोसाइटी में टैकल करने के लिए, इनइक्वलिटी को सोसाइटी में हैंडल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वी नीड टू गो बियॉन्ड, हमें बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है, और कोशिश करनी है, ये इंश्योर करना है कि जो पब्लिक कंट्रोल है एसेंशियल रिसोर्सेज पे, फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी पे, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब वो ये कुल मिला के जाता है कि जो एसेंशियल रिसोर्सेज है उसमें स्टेट का इंटरवीन हो, स्टेट के अधिकार में हो। Such views may be debatable, but they have raised important issues which need to be addressed. ऐसे views हैं बहुत debatable हैं, all over the world बहुत debate हुए हैं, इसी से बहुत important issues भी raise हुए हैं, which need to be addressed, जिसको address करने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म के बारे में। ये बिल्कुल ही एन अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी फाउंड इन लिबरल, जबकि लिबरल थ्योरी में बिल्कुल अपोजिट व्यू है। लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड इन सोसाइटी में। जो लिबरल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं ऐसे प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट उनको लगता है, फेयर लगता है कि रिसोर्सेज और रिवार्ड्स जो भी सोसाइटी में मिलेंगे वो अगर हम कंपटीशन के थ्रू अगर किसी को रिवॉर्ड करते हैं या किसी को प्रिविलेज करते हैं तो वो बिल्कुल फेयर रहेगा। दे बिलीव दैट वाइल स्टेट मे हैव टू इंटरवीन टू ट्राई एंड एंश्योर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, दिस कैन नॉट बाय इटसेल्फ ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू सोसाइटी। अब ये बिल्कुल मार्क्सिस्ट थ्योरी से बिल्कुल अलग है। ये मानते हैं कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेरेंस करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ये एंश्योर करने की कि हर इंडिविजुअल को मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रोवाइड हो। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? क्लोथ है ना, फूड, शेल्टर, एटलीस्ट ये तो प्रोवाइड हो, उसमें स्टेट इंटरवीन करे। लेकिन जो कंपटीशन आए, जो रिवॉर्ड मिले, जो प्रिविलेज मिले, वो फेयर कंपटीशन के थ्रू होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होनी चाहिए, और इससे इस तरीके से करने से इक्वलिटी और जस्टिस नहीं आ सकता सोसाइटी में कि स्टेट इंटरफेयर करेगी तो इक्वलिटी और जस्टिस आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर कंडीशन इज़ द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स इन ए सोसाइटी। कंपटीशन जब लोगों के बीच में रहेगा, है ना, फ्री एंड फेयर कंडीशंस रहेंगी, ये ज़्यादा जस्ट होगा, ये एफिशिएंट वे होगा सोसाइटी में रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का। मतलब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि जैसे स्किल है, अगर मेरे में टैलेंट है, मुझ में स्किल है, अगर मुझे थोड़ी सी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे पास है, मतलब मुझे एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं अपने आप सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन बना सकती हूँ, है ना, फेयर कंपटीशन के थ्रू, फेयर और इक्वल कंपटीशन के थ्रू। अगर मुझ में नहीं है तो मैं कितना भी आप हेल्प कर दो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो लिबरलिस्ट थोड़ा सा ये चीज़ मानते हैं। फॉर देम एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिशन इज ओपन एंड फ्री, इनइक्वलिटीज आर अनलाइकली टू बिकम एंट्रेंस्ड एंड पीपल विल गेट ड्यू रिवॉर्ड फॉर देयर टैलेंट्स एंड एफर्ट्स। वो कहते हैं जितना लंबा कंपटीशन होगा, जितना कंपटीशन फ्री होगा, जितना कंपटीशन ओपन होगा, इनइक्वलिटी जो एंट्रेंस इनइक्वलिटी है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होगी और लोगों को, टैलेंट्स को और उनके एफर्ट्स को डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा थ्रू द कंपटीशन। कुल मिला के ये कहते हैं कि ओपन और फेयर कंपटीशन इज एफिशिएंट वे टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटी। For liberals, the principle of competition is the most just and efficient way of selecting candidates for jobs
or admission to educational institution. Liberals, I have told you in above paragraph कि जो principle of competition है ये most just and it is efficient way to select the candidate for jobs and admission in educational institution में they can get admission through their talents. For instance, in our country, many students hope for admission to professional courses and entry is highly competitive. From time to time, the government and the courts have stepped in to regulate educational institution and entrance tests to ensure that everybody gets a fair and equal chance to compete. एग्जाम्पल के लिए हमारी कंट्री में क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स होप फॉर एडमिशन, बहुत लोग एडमिशन लेना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में. एंट्री क्या होती है, हाईली कॉम्पिटिटिव होती है. ठीक है, एंट्री क्या होती है, हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो वो फेयर है. फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स, और समय समय पे जो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, वो स्टेप इन करता रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता रहता है, एंट्रेंस टेस्ट कराता रहता है, इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिले, फेयर चांस मिले कि वो अपने अकॉर्डिंग वो जो भी प्रोफेशनल में एडमिशन लेना है वो ले सके. तो सम में स्टिल नॉट गेट एडमिशन बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड सीट्स. हो सकता है कि कुछ लोग एडमिशन ना ले पाएँ, इट इज़ कंसिडर्ड बी ए फेयर वे, पर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल फेयर वे है. कंपटीशन, ओपन कंपटीशन के थ्रू सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज़ द फेयर वे. लिबरल जो लिबरलिस्ट थे, दे बिलीव इन दिस पॉलिसी. नाउ विल टॉक अबाउट द सोशलिज्म. सोशलिज्म भी क्या है, एक आइडियोलॉजी है ना. सोशलिज्म इसमें क्लियर किया हुआ है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशलिज्म. सोशलिज्म इज ए सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडिया that emerge as a response to the inequalities present in and reproduced by the industrial capitalist economy. सोशलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है ना. ये इमर्ज होता है, इनइक्वलिटी जो हमारे समाज में जो व्याप्त है, जो है, उसके रिस्पॉन्स में ये इमर्ज हुआ है, जो कि रिप्रोड्यूस हुई है इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के इकोनॉमी के द्वारा. ये कहते हैं कि जो ये इतनी इनइक्वलिटी है वो किसके थ्रू है, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से इतनी इनइक्वलिटी है. उसके रिस्पॉन्स में ये एक पॉलिटिकल आइडिया इमर्ज हुआ है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म. The main concern of socialism is how to minimize existing inequality and distribute resources justly. जो मेन कंसर्न है सोशलिज्म का, सोशलिज्म इज ए आइडियोलॉजी. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इज कि कैसे एग्जिस्टिंग जो इनइक्वलिटी है उसको मिनिमाइज किया जाए, है ना. कैसे रिसोर्सेज को जस्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये इनका मेन सोशलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन इनका कंसर्न है. Although advocates of socialism are not entirely opposed to the market, हालांकि जो सोशलिज्म को जो एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो मार्केट के अपोज में नहीं है, मार्केट के अगेंस्ट में नहीं है, उनकी थ्योरी मार्केट के अगेंस्ट में नहीं है. दे फेवर सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल ओवर सर्टेन की एरिया सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. ये फेवर करते हैं कि कुछ जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन करे, प्लानिंग करे, ठीक है, पॉलिसीज़ ऐसी लाए जिसमें कि सर्टेन जो की एरियाज़ है उस पर इनका कंट्रोल रहे. सर्टेन की एरियाज़ कौन से हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. तो ये कहते हैं जो गवर्नमेंट है ऐसे प्लानिंग करे, ऐसे लॉ बनाए जिससे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सभी को प्रोवाइड हो, इस तरह के चीज़ें करे. सोशलिज्म ये मानता है. In India, the eminent socialist thinker Ram Manohar Lohia identified 5 kinds of inequality that need to be fought against simultaneously. राम मनोहर लोहिया जो कि सोशलिस्ट थिंकर थे, एमिनेंट थिंकर थे हमारे इंडिया में, उन्होंने 5 तरह की इनइक्वलिटी जिनसे कि हम सभी को साथ लड़ने की ज़रूरत है, इनइक्वलिटी के अगेंस्ट सबको साथ लड़, साइमल्टेनियसली मतलब है सबको साथ लड़ने की ज़रूरत है. दैट इज़ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वी कैन से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. मैन एंड वीमेन में
डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर पे, जैसे काले गोरे में जो भेद है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वी कैन से। कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी, एक कास्ट बेस्ड होती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये होती है। कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। 5 तरह की इनइक्वलिटी इन्होंने बताया है। एक तो जो कॉलोनियल रूल्स, कुछ कंट्रीज में कॉलोनियल रूल था, दूसरों पे मतलब रूल ओवर कर रहे थे दूसरे देश, जैसे हम ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी इंडिया में। दूसरी थी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। तो इन्होंने कहा था कि 5 तरह की इनइक्वलिटी इन्होंने आइडेंटिफाई की है। दिस माइट अपीयर ए सेल्फ एविडेंट आइडिया टुडे। ये हो सकता है सेल्फ एविडेंट आइडिया आज के दौर में, बट ड्यूरिंग लोहिया's टाइम इट वॉज कॉमन फॉर द सोशलिस्ट टू आर्ग्यू दैट class inequality was the only form of inequality worth struggling against। ये लोहिया के टाइम की बात है कि ये कॉमन था सोशलिस्ट में ये आर्ग्यू करना कि जो क्लास इनइक्वलिटी है वो केवल इनइक्वलिटी के फॉर्म में है और इसके अगेंस्ट स्ट्रगल होना चाहिए। ये तो उनके टाइम की बात है। अदर इनइक्वलिटी डिड नॉट मैटर और वुड एंड ऑटोमेटिकली इफ़ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कुड बी एंडेड। जो अदर इनइक्वलिटी है वो मैटर नहीं करती। अगर इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली बाकी की इनइक्वलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब इकोनॉमिक जो गैप है बिटवीन द पुअर एंड रिच, अगर वो एंड हो जाए तो बाकी की अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये सोशलिस्ट का मानना है। लोहिया argued that each of these inequalities had independent root and had to be fought separately simultaneously। जो अदर इनइक्वलिटीज़ हैं, लोहिया ने ये मतलब आर्ग्यू दिया कि जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो अपनी उनकी जितनी भी 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी है उनके अपने खुद रूट कॉज है ना, उनको सेपरेटली उनसे लड़ने की ज़रूरत है और वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ। ही डिड नॉट स्पीक ऑफ रिवॉल्यूशन इन सिंगुलर। उन्होंने किस सिंगुलर रिवॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं की। फॉर हिम स्ट्रगल अगेंस्ट दीज 5 इनइक्वलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 5 रिवॉल्यूशन। उनके आधार पे जो 5 इनइक्वलिटीज़ हैं वो तो उसके लिए 5 रिवॉल्यूशंस होना ज़रूरी है, 5 चेंजेस होना ज़रूरी है। ही एडेड 2 मोर रिवॉल्यूशंस टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट में उन्होंने 2 और रिवॉल्यूशंस को ऐड ऑन किया है। दैट इज़ द रिवॉल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज़, अगेन अनजस्ट एनक्रोचमेंट ऑन प्राइवेट लाइफ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ फॉर नॉन वायलेंस। इन्होंने 5 तो बताई है रिवॉल्यूशन, दैट इज़ द नीडेड, दैट इज़ वेरी नीडेड। इसके अलावा उन्होंने और एड ऑन किए हैं रिवॉल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टीज़ के लिए रिवॉल्यूशन, सिविल लिबर्टीज़ कैसे? अगेंस्ट द अनजस्ट। एनक्रोचमेंट ऑफ प्राइवेट लाइफ को एनक्रोच मतलब स्नैच करना। रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस का रिवॉल्यूशन, ये तो इन्होंने एड ऑन कर दिए। फॉर रिनंसिएशन ऑफ वेपन्स इन फेवर ऑफ सत्याग्रह, दीज वर द 7 रिवॉल्यूशन ऑफ सप्त क्रांति विच लोहिया वॉज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। ये 7 तरह के रिवॉल्यूशन जिसमें सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये इन्होंने और ऐड किए, इसीलिए ये सोशलिज्म के आइडियल माने जाते हैं राम मनोहर लोहिया। Unlike socialists, liberals do not believe that political, economic and social inequality are necessarily linked। सोशलिस्ट की तरह लिबरल्स भी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटी आर नेसेसरीली लिंक्ड। ये आपस में नेसेसरी भी मतलब ज़रूरी है, लिंक्ड है। दे मेंटेन दैट इनइक्वलिटी इन ईच ऑफ दीज स्फीयर शुड बी टैकल अप्रोप्रिएटली। ये कहते हैं कि दे मेंटेन दैट, ये मेंटेन करते हैं कि इनइक्वलिटी जो ईच स्फीयर में है उसको अप्रोप्रिएटली टैकल करना चाहिए। Democracy could help to provide political equality, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequalities। ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी को हेल्प कर सकता है पॉलिटिकल इक्वलिटी में, बट इट माइट बी पर ये भी ज़रूरी है कि जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को लेके, इनको भी डील करने की ज़रूरत है। ये इनके साथ भी डील होना चाहिए। द प्रॉब्लम फॉर लिबरल इज़ नॉट
inequality as such, but unjust and entrance inequality which prevent individual from developing their capability. जो लिबरल्स हैं वो ये मानते हैं कि जो इनइक्वलिटी है, जैसे अनजस्ट हो गया या एंट्रेंस्ड इनइक्वलिटी हो गया, ये रुकनी चाहिए, इंडिविजुअल्स को प्रिवेंट करनी चाहिए कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप कर सके. उस एंट्रेंस इनइक्वलिटी से हो सकता है कि किसी का टैलेंट डिस्कवर ना हो पाए, कैपेबल अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव ना कर पाए. तो वो कह रहे हैं कि जो एंट्रेंस इनइक्वलिटी है और अनजस्ट है उसको रिमूव होना चाहिए और लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने का मौका देना चाहिए थ्रू द फेयर कंपटीशन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी. टॉपिक ये आता है कि हम इक्वलिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं. So we have already noted some of the basic differences among the socialists and the liberals on the most desirable way of achieving the goal of equality. हम already जो differences हैं अब between the socialism and liberals ये देख चुके हैं. basic differences जो most desirable way of achieving the goal of equality, जिसमें सबने इन्होंने अपने अपने उस तरीके से बताया कि किस तरीके से इक्वलिटी के गोल को अचीव किया जा सकता है. While the relative merits and limitations of each of these points of view are being debated the world over, we still need to consider what principle and policies might be. जबकि जो इनके रिलेटिव जो merits हैं, limitations हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में जो वो डिबेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, आज भी डिबेट और डिस्कशन का एक पॉइंट हो रहा है. वी स्टिल नीड, अभी भी हमको ज़रूरत है ये कंसीडर करने की कि व्हाट प्रिंसिपल एंड पॉलिसी माइट बी कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर परस्यूइंग. हमें अभी भी ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, भले ही कितना भी हुआ है, पूरे डिबेटेबल टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन आज भी हमें ज़रूरत है कि हम इक्वलिटी कैसे परस्यू करें ये कंसीडर करने की आज भी रिक्वायरमेंट है. Specifically, we need to consider if the use of affirmative action is justified for purpose of bringing about equality. इसीलिए we need the consider, हमें ये कंसिडर करने की ज़रूरत है कि if the use of affirmative action, अगर हम अपने affirmative action मतलब पॉजिटिव एक्शन को जो कि जस्टिफाइज हैं उससे हम अपने पॉजिटिव एक्शन से, अफर्मेटिव एक्शन से हम इक्वलिटी को ला सकते हैं, जस्टिफाइड इक्वलिटी को ला सकते हैं. दिस इशू हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. इस इशू ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी को इमर्ज किया रिसेंट ईयर्स में. वील डिस्कस दिस इशू इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब इस सेक्शन में हम इन इश्यूज़ को ही, अफर्मेटिव एक्शंस जो है उनको पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट है एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल equality. The first step towards bringing about equality is of course ending the formal system of inequality and privileges. फर्स्ट स्टेप है इक्वलिटी को लाने का. जो फर्स्ट स्टेप है ऑफ कोर्स क्या ख़त्म करना पड़ेगा, फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी. हमें पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा. जो प्रिविलेजेस हैं, जिनको जो हाई प्रोफाइल है उनको प्रिविलेज दिया जाता है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम एंड लीगल सिस्टम दैट प्रोहिबिटेड सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इंजॉइंग सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड. जो सोशल हो गया, सोशल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोटेक्टेड होती है कस्टम्स के द्वारा, लीगल सिस्टम के द्वारा, दैट प्रोहिबिटेड, जिसमें प्रोहिबिट किया जाता है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कि जो सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिवॉर्ड है कि वो अपने सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रिवॉर्ड को एंजॉय कर सके. मतलब कुल मिला के ये कि प्रोटेक्ट होना चाहिए. इनइक्वलिटी जो है, हर इंडिविजुअल अपने सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको मिले, रिवॉर्ड्स मिले तो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिले, ये होना चाहिए. पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़. बहुत सारी कंट्रीज़ में जो गरीब है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 9th क्लास कि जो गरीब लोग थे उनको राइट टू वोट ग्रांट नहीं है बहुत सारी कंट्रीज़ में. मतलब उनको अलाउ ही नहीं है वोट देना.
वीमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज़। औरतों को भी बहुत अरब कंट्रीज़ में देखोगे, आप पढ़ ही रहे हो रिसेंटली, उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस में वो ज्वाइन नहीं कर सकती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकती। ये भी तो एक इनइक्वलिटी है ना, क्यों नहीं कर सकती? अगर टैलेंट है, स्किल है, तो क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती? The caste system in India prevented people from the lower caste from doing anything except manual labor। जो कास्ट सिस्टम इंडिया में जो एंट्रेंस्ड है, बिल्कुल एस्टेब्लिश, फर्मली एस्टेब्लिश है, वो लोगों को रोकता है। लोअर कास्ट जो है वो क्या है, वो सिर्फ ये मानते हैं कि ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैनुअल लेबर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये एक जो माइंड सेट है, ये लोअर कास्ट लोगों के लिए माइंडसेट भी बन गया और ये अपर कास्ट के लिए भी माइंडसेट बन गया कि ये क्या कर सकते हैं, दैट दे कैन डू ओनली मैनुअल लेबर। इन मैनी कंट्रीज ओनली पीपल फ्रॉम सम फैमिलीज कुड ऑक्यूपाई हाई पोजिशन। बहुत सारी कंट्रीज़ में ओनली पीपल फ्रॉम सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज से ही हैं जो हाई पोजिशन को ऑक्यूपाई कर पाए हैं। Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought an end। इक्वलिटी को अगर अटेन करना है, इक्वलिटी को अगर एक्वायर करना है, इक्वलिटी अगर रखनी है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रिविलेजेस के शुड बी ब्रॉट इन है, उनके रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना है। सिंस मैनी ऑफ दीज सिस्टम हैव द सैंक्शन ऑफ लॉ, बहुत सिस्टम सैंक्शन लॉ बन गया है। इक्वलिटी रिक्वायर्ड दैट द गवर्नमेंट एंड द लॉ ऑफ द लैंड शुड स्टॉप प्रोटेक्टिंग दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। इसमें ये कि जो सेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वलिटी को रिक्वायर किस चीज़ की ज़रूरत है इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए? गवर्नमेंट की, लॉ ऑफ द लैंड की, है ना, शुड स्टॉप प्रोटेक्टिंग दिस सिस्टम। ये इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने से रोकना चाहिए, इनइक्वलिटी को प्रोटेक्ट करने से रोकना चाहिए। जो प्रिविलेज लोग हैं उनको फेवर नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली प्रोहिबिटेड है डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अबोलिशेज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, अबोलिश है। अब सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लॉज बन गए, बहुत सारे ऐसे कानून बन गए कि अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, पनिशेबल ऑफेंस है, ये नहीं कर सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल ही अबोलिश किया हुआ है। Most modern constitutions and democratic government have formally accepted the principle of equality and incorporated as identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race, religion or gender। ज़्यादातर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, है ना, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो फॉर्मली ये एक्सेप्ट कर चुकी है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है, इसको ज़्यादातर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है और इनकॉर्पोरेट कर रही हैं आइडेंटिकल ट्रीटमेंट लॉ के ज़रिए, ऑल सिटीज़न विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ देयर कास्ट, बिना किसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो या रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे हो। इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब ठीक है, ये तो हो गया कि फर्मली जो एस्टेब्लिश इक्वलिटी इनइक्वलिटी है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। However, as we noted earlier, formal equality or equality before law is necessary but not sufficient to realize the principle of equality। ठीक है, हम पहले भी नोट कर चुके हैं, जो फॉर्मल इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये ज़रूरी है पर ये सफिशिएंट नहीं है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को रियलाइज़ करने के लिए। इक्वल हमने देख लिया, बिफोर इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नज़र में सब समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ठीक है, ये ज़रूरी है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स। कई बार क्या होता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ट्रीट किया जाए।
ठीक है, इसलिए ट्रीट किया जाए ताकि सभी लोग अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकें। अब वो एग्जाम्पल अब आ जाएगा, जैसे डिसेबल्ड लोग हैं, है ना, डिसेबल्ड है, अगर उनको स्पेशल उनके लिए कोई रैम्प बनाया जाता है या स्पेशल उनको एक लाइन बनाई जाती है तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो एक जनरल लोगों के साथ, एक आम कॉमन लोगों के साथ नहीं मिक्सअप हो सकते। उनको स्पेशल ज़रूरत है, उनका अलग लाइन बनाने की ज़रूरत है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बिकॉज दे आर डिसेबल्ड। तो वहाँ पे हम इक्वलिटी नहीं चिल्ला सकते कि वो रैम्प उसको क्यों, उसको स्पेशल क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको क्यों प्रिविलेज दिया जा रहा है, वहाँ नहीं, वो जस्टिफाइड होता है। डिसेबल्ड, एक तो वैसे ही वो डिसेबल्ड है तो वो आप एक कॉमन पर्सन के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। दूसरे ये है कि आप अपोज नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंट सिचुएशन हो गई, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट पर्सन्स के साथ डिफरेंट ट्रीट करना, तो वहाँ इक्वलिटी हम नहीं चिल्ला सकते। तो सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन पीपल मे हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस। आई हैव टोल्ड यू। For instance, disabled people may justifiably demand special ramps in public spaces so that they get an equal chance to enter public. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं आई हैव टोल्ड यू ना कि जो डिसेबल्ड पीपल है वो जस्टिफिएबली डिमांड कर सकते हैं स्पेशल रैम्प की पब्लिक स्पेसेस में, ताकि वो इक्वल चांस मिले उनको पब्लिक बिल्डिंग्स में जाने का। ठीक है, हो सकता है उनके लिए अलग से एक रैम्प बना दें। और विमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर्स एट नाइट में नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द journey to and from the center so that their equal right to work may be protected. औरतें जो कॉल सेंटर्स में काम कर रही हैं नाइट में, उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है, आप बहुत अच्छे से ये चीज़ें देख चुके हो। रोज़ निर्भया जैसी लोगों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन, रात में उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब हम इक्वलिटी की स्पेशल विमेंस को क्यों दे रहे हैं, मैन भी तो रात में आता जाता है। वो इतना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए ख़तरा नहीं है जितना कि विमेंस के लिए ख़तरा है। तो पर ऐसा नहीं है। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि रात को औरतों को काम ही नहीं करना चाहिए। अगर कैपेबिलिटी है, अगर एबिलिटी है तो क्यों नहीं काम करे। हाँ, स्पेशल प्रोटेक्शन उसको दिया जाना चाहिए, ये एक अलग डिमांड है, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनइक्वलिटी हो रही है मैन बिटवीन द मैन एंड वीमेन, ये इक्वलिटी में है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन की उनकी ज़रूरत पड़ती है कॉल सेंटर्स में। तो ये इक्वल राइट टू वर्क में भी प्रोटेक्ट है, इससे इक्वल राइट टू वर्क प्रोटेक्ट हो रहा है कि सेम काम के लिए सेम चीज़ें, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन ओनली इन द ड्यूरिंग द नाइट। These should not be seen as infringement of equality but as enhancement of equality. ये क्या होता है, ये इस जो स्पेशल प्रोटेक्शन जब विमेंस के लिए आई है, ये इक्वलिटी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, इसको हम स्नैच नहीं कर रहे, उसको हम ख़राब नहीं कर रहे, बल्कि इससे क्या हो रहा है, इक्वलिटी एनहेंस हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। कि काम तो कर रही है ना, घर से निकल के मैन कंधों से, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम तो कर रही है ना एटलीस्ट। स्पेशल प्रोटेक्शन हमारे जो सिचुएशन समाज है, जो इतनी गंदगी व्याप्त है, उसकी वजह से होता है। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस हिंडर एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज मे बी परस्यूड टू ओवरकम दोज हिंड्रेंसेस आर क्वेश्चन दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटी टुडे। किस तरह के डिफरेंसेस इक्वल अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने में, अप्रोच करने में हिंडर है, इम्पेडिमेंट है, हर्डल है, और व्हाट काइंड ऑफ किस तरह की पॉलिसीज़ परस्यू होनी चाहिए जिससे कि जो हिंड्रेंसेस है, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, है ना, उनको ओवरकम किया जा सके। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारी सोसाइटी में आके एक डिस्कशन का एक पॉइंट हो गया है। सम कंट्रीज़ हैव यूज पॉलिसीज़ ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। कुछ कंट्रीज़ जो अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज़ है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, अडप्ट कर रहे हैं इक्वलिटी को एनहेंस करने के लिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एनहेंस करने के लिए। इन आवर कंट्री वी हैव रिलाइड ऑन द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। जैसे हमारी कंट्री में जो पॉलिसी है रिजर्वेशन, वो बेसिकली किस पर्पस से था, जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज़ है, स्पेशल कोटा, सीट रिजर्व,
वो किस लिए? जो बैकवर्ड, सप्रेस, डिप्राइव जो लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल सीट, ये कोटा रिजर्व किया गया। इन द नेक्स्ट सेक्शन वील टेंड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम कोशिश करेंगे समझने की अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, और कुछ इश्यूज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे स्पेसिफिक पॉलिसी के थ्रू, उसी के फ्रेमवर्क में। So in next class we'll continue with the affirmative action of equality. Till then, bye and take care.